हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नरेंद्र मिश्रा पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं आज के बिल्कुल एकदम नए सेशन में। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए और आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो साथियों, आप सबको पता होगा कि प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे हम आपके बीच में जबरदस्त जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं और उसी के कड़ी में आज ये हमारा चौथा पार्ट है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग धमाकेदार सेशन की जबरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साथियों, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कल भी शायद एक क्वेश्चन आया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। पुस्तक क्या है कि पुस्तक राजा त्रिंगड़ी के लेखक कौन थे? तो आपको बताना होगा कि राजा त्रिंगड़ी लेखक के रचयिता कौन है। तो इसका सही सटीक और जबरदस्त जवाब होगा कल्हड़। क्या? कल्हड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन है। परियोजनाओं से भी संबंधित क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और उसी की कड़ी में जो सबसे फेमस है, इस समय प्रसिद्ध है, चर्चा में है, बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? सेंधु, चेनाब, सतलज या रावी? देखिए साथियों, जो बगलिहार बांध परियोजना है वह कहां स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आपको बताना होगा कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड, चेनाब नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थराज नाम किसे दिया गया है? क्या है? तीर्थराज नाम किसे दिया गया है? अमरकंटक, ओरछा कस्बा, खजुराहो या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? बताइए जल्दी से सुपर फास्ट तरीके से कि तीर्थराज नाम किसे दिया गया है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। आप लोग में भी सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सही, कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं। इसका सही जवाब क्या है? अमरकंटक है। किसको? अमरकंटक को तीर्थराज की संज्ञा दिया जाता है। चलिए बताइए, जलाभिषेक योजना या अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया है? कौन सा जलाभिषेक अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया था? जल्दी से बताइए। झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? आपको बताना होगा कि जलाभिषेक अभियान किस राज्य ने प्रारंभ किया। तो उसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। साथियों, ये बहुत ही जबरदस्त पैकेज आप सब लोगों ने देख लिया होगा, अनुभव ही कर लिया होगा। प्रत्येक दिन आपके बीच में 8 बजे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट, कंप्यूटर यानी सब कुछ को समाहित करके एक विशेष पैकेज आपके बीच में प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि हर एग्जाम के लिए आपकी सफलता में सही सिद्ध साबित हो सके। आपका करंट का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया है? जल्दी से बताइए। कोलकाता, गोवा, गुवाहाटी या कोच्चि? बहुत सही। क्या? किस शहर को? कोलकाता। कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का फाइनल। चलिए नेक्स्ट, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? आपको बताना होगा कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 का विजेता कौन है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रीन पीस, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन या ग्रेथा थुनबर्ग? जल्दी से बताइए कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है। किसने जीता है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। चलिए, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली, ये आपके इकोनॉमी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई?
बताइए, दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1996 में, 1957 में, 1988 में या 2002 में? तो आपको बताना होगा कि दार्शनिक। देखिए साथियों, दार्शनिक का मतलब क्या होता है? दार्शनिक का मतलब होता है जैसे 1 पैसा, 1 पैसा से 10 पैसा, 10 पैसा में 10 का गुणा करेंगे तो 100 पैसा। कितना? 100 पैसा। 100 पैसा का मतलब 1 रुपया। ठीक, 1 रुपया से 10 रुपया। ठीक, 10 रुपया से 100 रुपया। ठीक, यह है दार्शनिक प्रणाली। और भारत ने इसको कब अपनाया? 1957 से। तो सर इसके पहले कौन सी प्रणाली थी? तो 1957 के पहले प्रणाली थी चौका प्रणाली। कौन सी प्रणाली थी? चौका प्रणाली थी। नोट करिएगा, कौन सी प्रणाली थी? तो चौका प्रणाली थी भैया। ठीक, कौन सी? चौका प्रणाली। 8 आना, 4 आना, 16 आना, 12 आना। चलिए नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन हैं? भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? पी चिदंबरम, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह या अरुण जेटली? बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करके आंसर देंगे भाई। जल्दी से सभी लोग कमेंट्स करके आंसर देंगे कि भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का काम किसका है? तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बार यानी 10 बार बजट पेश किया। कितने? 10 टाइम्स इन्होंने बजट पेश किया है। उसके बाद अगर यह विकल्प नहीं होगा तो पी चिदंबरम को याद रखिएगा। पी चिदंबरम ने 8 बार बजट पेश किया है। बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चंस आपके बीच में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसी के कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करता था? जो देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी योजना आयोग के अंतर्गत, उसका अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता था? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के सुझाव पर, योजना आयोग द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी उसका आखिरी और अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। चलिए, क्या पूछा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने मेगा फूड पार्क कार्यरत हैं? देखिए, मेगा फूड पार्क का मतलब होता है जहां पे खाद्यान्न वस्तुओं का प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, और भारत में मेगा फूड पार्क की शुरुआत, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत में मेगा फूड पार्क की शुरुआत, ये क्या है भाई? भारत में मेगा फूड पार्क की शुरुआत कब से हुई है? 2008 से हुई है। कब से? 2008 से। क्वेश्चन क्या है? कितने मेगा फूड पार्क कार्यरत हैं? अनुमोदित हैं 42। 42 क्या हैं? अनुमोदित हैं, इतने बनने हैं। और कितने कार्यरत हैं? तो साथियों 18 मेगा फूड पार्क कार्यरत हैं। कितने? 18। और अगर पूछे कि भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क कौन है, तो भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क श्रीनी मेगा फूड पार्क। कौन सा? श्रीनी मेगा फूड पार्क। अच्छा, श्रीनी मेगा फूड पार्क ये कहां पर है? यह है आपके चित्तूर में। कहां? चित्तूर, आंध्र प्रदेश। नोट करिएगा, भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क चित्तूर में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कितने कार्यरत हैं? 18। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इसका अपने पास स्क्रीनशॉट भी रखिएगा। सारी चीजें इसमें आपको मैंने बता दी है। चलिए, बताइए
नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, बताइए। जोखिम पूंजी किसको कहते हैं? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई पूंजी, हानि की भरपाई के लिए दी जाने वाली पूंजी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि जोखिम पूंजी क्या है, जल्दी से। जोखिम पूंजी क्या है? देखिए, जोखिम कब होता है? जब नए उद्यमियों को पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, उस पूंजी को जोखिम पूंजी कहेंगे। नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई पूंजी जोखिम पूंजी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना या 12वीं पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट। सब लोगों का सही जवाब आना चाहिए। बहुत सही, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। बहुत शानदार जवाब आ रहा है आप सभी के। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नाबार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या पूछ रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? आपको बताना होगा। हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई या नई दिल्ली? तो जल्दी से बताएंगे कि नाबार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है। नाबार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। देखिए, आइए थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। NABARD, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? यह भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो नाबार्ड की स्थापना साथियों 12 जुलाई 1982 को हुई है। कब? 12 जुलाई 1982 को हुई है। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पर शिवरामन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1979 में किया गया था। शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई है। और नाबार्ड का कार्य क्या है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। ठीक है। और इसके वर्तमान एमडी अगर पूछ ले, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाए क्योंकि अभी हाल ही में बदले गए हैं। वर्तमान एमडी पूछ ले तो गोविंद राजुलू चिंतला या गोविंदा राजुलू चिंतला, जो आपका हो आप लोग देख लीजिएगा। गोविंदा या गोविंद राजुलू चिंतला है वर्तमान एमडी। ठीक है, इतनी सारी चीजें। देखिए सर, मैं आपको बहुत ही डिटेल में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आपके टाइम बर्बाद होते हैं, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में किसका मुख्यालय है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, इरडा का है। IRDAI, जो भारत की बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण कंपनी है, जो बीमा पर नियंत्रण स्थापित करती है, इसको इरडा कहा जाता है। उसका मुख्यालय कहां है? हैदराबाद में। क्या है? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इरडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21 के बजट के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना है? फिजिकल डेफिसिट 3.8%, 3.5%, 5%, 5.3%। जल्दी से बताइए कि 2020-21 के बजट के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना है। देखिए, राजकोषीय घाटा 2020-21 में 3.5%, और इसके पहले जो 3.8% आपका ऑप्शन है वह था कब? 2019-20 में। 2019-20 में था 3.8%। अब कितना है 2020-21 का? 3.5%। राजकोषीय घाटा से उबरने के लिए विदेशी ऋण लेने पड़ते हैं, इसलिए इसको ऋण पूंजी या ऋण के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है?
बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी या योजना अवकाश के समय? पहली पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1951 से 56। दूसरी का क्या था? 1956 से 61। तीसरी का क्या था? 1961 से 66। अब बोकारो स्टील संयंत्र कंपनी की स्थापना हुई थी 1964 में। तो क्या होगा? सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से हुई थी। अब बता दो क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बहुत से साथियों, आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों पर। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन ए? तो सबको पता होगा एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, हेलियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी या जियोलॉजी? जल्दी से बताएं प्लीज। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। और प्रश्न क्या है कि सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखते हैं कितने लोग सही और सटीक जवाब देते हैं कि सूर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जल्दी से बताएंगे। बहुत सही, बहुत सही साथियों, आप सभी के जवाब आ रहे हैं। चलिए देखिए, सूर्य के अध्ययन को कहा जाता है हेलियोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेलियोलॉजी। सर एक कॉस्मोलॉजी क्या होता है? यह ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जवाब है हेलियोलॉजी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमएस सेने ने, रॉबर्ट पियरी ने, तस्मान ने या जॉन की बाट ने? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। तो सबको पता होगा उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी या पियरे ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? देखिए दो समय होता है, एक होता है अधिकतम का, अच्छा कब? एक समय होता है अधिकतम, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो? अधिकतम हो। और एक समय क्या होता है? न्यूनतम, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो। तो देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। अब आप डिसाइड कर लो पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी कब होगी? 3 जनवरी को होगी। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बहुत सही, 3 जनवरी। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है? जल्दी से बताइए। जो कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध बना हुआ है वह किन राज्यों के विवाद पर चल रहा है? कर्नाटक और गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक और तमिलनाडु। तो अलमट्टी बांध किन 2 देशों के बीच, किन 2 राज्यों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए किन 2 देशों के बीच है? तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है।
विवाद किसका? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। साल 2020 में करंट का क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? बताइए, साल 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एलिस मुनरो को, लुइस ग्लुक को, पीटर हार्डेक को या बॉब डायलन को? चलिए जवाब देते रहिए, वीडियो को एक बार पुनः शेयर करते रहिए। साल 2020 का साहित्य का नोबेल मिला किसको? लुइस ग्लुक को। किसको? लुइस ग्लुक को। चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनकी आवाज के लिए मिला, किसके लिए? आवाज इनकी बहुत ही अच्छी है। साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया, जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम में। अमेरिकी कवि लुइस ग्लुक का जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था और वह वर्तमान में कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में रहती है। लेखन के अलावा वह येल विश्वविद्यालय न्यू हेवन कनेक्टिकट में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपने लेखन की शुरुआत की थी और जल्द ही अमेरिका की समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में प्रसिद्ध भी हुई थी। चलिए आइए, साल 2020 स्वच्छ भारत पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार, पंजाब, झारखंड या गुजरात? तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताइए। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो उस राज्य का नाम क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। आप सभी लोग सोच समझकर भी जवाब दे रहे हैं और सही जवाब मिल भी रहा है। चलिए आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हैं और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात और उत्तर प्रदेश को पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त है। यानी पहले नंबर पर गुजरात और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत 3 मिशन शुरू किए थे। सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत गुजरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि तमिलनाडु के तिरुचन्नवेली को जिला स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं उज्जैन जिले के खाचरौद ब्लॉक को प्रथम पुरस्कार मिला। तमिलनाडु के चिनानुन्नूर गांव को ग्राम पंचायत स्तर पर शीर्ष स्थान मिला है। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय SSS अभियान में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसका है? गुजरात का है। और आइए थोड़ा इसमें और चीज देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला आपके तमिलनाडु का तिरुनवेली है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक खारचौद उज्जैन का है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चिन्नौर है सलेम का। सामुदायिक शौचालय अभियान SSA में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात गैर गरीब कल्याण योजना अभियान के तहत है। सर्वश्रेष्ठ जिला है कौन? प्रयागराज और बरेली। नेक्स्ट है बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी है? बेरी गांव। कहां की? बोंगाई गांव असम की। और गंदगी से मुक्त अभियान के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य है तेलंगाना और हरियाणा और सर्वश्रेष्ठ जिला है मोगा पंजाब। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किसे ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार लाजवाब सुपर डुपर क्वेश्चन है कि ह्यूमन कैलकुलेटर किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। ह्यूमन कैलकुलेटर, तो ह्यूमन कैलकुलेटर कहता है किसको? भानु प्रकाश को। चलिए क्या है?
कि अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? आपको बताना होगा कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? कब? 2020 में। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। चलिए जल्दी से बताइए। तो किस देश में? नाइजीरिया में। कहां? नाइजीरिया, माफ कीजिएगा, नाइजर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है? ये तो बहुत गर्व की बात है भाई, बहुत ही गर्व की बात है कि किस देश ने महात्मा गांधी के चित्र वाले करेंसी सिक्के जारी करने की घोषणा की है। तो ऐसा काम किसने किया है? ब्रिटेन ने कहा है। किसने कहा है? ब्रिटेन ने कहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? सर्वदाता, ये तो सबको पता होना चाहिए। बी पॉजिटिव, ओ, ए बी, ए पॉजिटिव। आपको बताना होगा कि सर्वदाता, तो सर्वदाता कौन है? ओ है। और सर्वग्राही, सबको ग्रहण करने वाला कौन है? ए बी है। सर्वग्राही कौन है? ए बी है। और सर्वदाता कौन है? ओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो चांदी का सिक्का किसने जारी किया था मध्यकालीन शासकों में? जल्दी से बताइए। ये सभी सल्तनत कालीन शासक हैं, तो आपको बताना होगा किसने चांदी का सिक्का जारी किया था। बहुत सही साथियों, किसने जारी किया था? इल्तुतमिश ने जारी किया था। चलिए हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हुए चलते रहते हैं। क्या है? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस, हम लोग काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में भी थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे डिटेल से, क्योंकि यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बताना होगा काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष घटित हुआ था? बताइए। 1925, 1930, 1935 या 1920? तो सही जवाब क्या है? 1920। चलिए आइए थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार की ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी। खजाना लूटने की, जो 9 अगस्त 1925 को घटी थी। एक गलत, हाँ सही है। इस क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी स्टेशन में रेलवे रोककर सवार सरकारी खजाने लूट लिया था। ठीक है, चलिए बताइए। क्या पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहां स्थित है? क्या पूछ रहा है भैया? कन्याकुमारी कहां स्थित है? एक कन्याकुमारी कहां स्थित है? और आपको पता होगा कन्याकुमारी पूछ रहा है, और आपको पता होगा यहां से जाता है क्या? 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहां से जाती है क्या? 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश, उसके नीचे जाएंगे तो 23 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश मिलेंगे। क्या कर रहा है कि जो आपका कन्याकुमारी वह कर्क रेखा के उत्तर में है, बिल्कुल गलत है। मकर रेखा के दक्षिण में है, बिल्कुल गलत है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है। कहां है? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास या भारवी? तो आप सबको तो पता ही होगा कि भारत का शेक्सपियर
कालिदास जी को कहा जाता है। किसको? कालिदास को। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ पंथ। नाथ पंथ को कौन मानते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाथ पंथ से ही संबंध रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नाथ पंथ नामक संप्रदाय के संबंध के प्रथम प्रवर्तक या प्रवर्तक कौन थे? वासव, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखपुर या गोरखनाथ या श्रीनाथ। तो देखिए साथियों, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? मत्स्येंद्रनाथ को। देखिए यहां पर आपको लिखा भी मिल जाएगा। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे। मत्स्येंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। किसके? गुरु गोरखनाथ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट जेल क्या होता है? स्मार्ट जेल की बात कर रहा है। स्मार्ट जेल क्या होता है? एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्मार्ट जेल क्या है? जल्दी से करिए, हम आपके कमेंट्स का वेट कर रहे हैं। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32। चलिए क्या है? स्मार्ट जेल एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल है। क्या है? जीवन तंत्रों की नकल है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट जेल के भी बारे में देख लेते हैं। स्मार्ट जेल एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। जैम, जेली और मार्मलेड निर्माण के लिए फलों का अम्लीय रस, शक्कर और वैक्सीन की आवश्यकता होती है। अम्लीय रस और वैक्सीन फलों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया क्या है भाई? यूरिया क्या है? यह एक प्रथम यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो आपको बताना होगा यूरिया क्या है। एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, एक पादप हार्मोन है, या एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो बताइए कि यूरिया क्या है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि यूरिया क्या है। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी नर्मदा, लूनी, कृष्णा या ब्यास। तो इसमें से सिर्फ एक ही नदी है जो मरुस्थल की है। तो जल्दी से बता दीजिए कि भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो कौन सी है? लूनी नदी है। और लूनी नदी को अंतःवाही नदी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अंतःवाही नदी। अंतःवाही नदी का मतलब होता है ऐसी नदी जिसका मुहाना कहां हो? सागर में ना हो। यानी जो नदी सागर में ना गिरे उसको अंतःवाही नदी कहा जाता है। तो सर फिर ये कहां समाप्त होती है? यह समाप्त होती है कक्ष के रण में। कहां? कक्ष के रण में ही समाप्त हो जाती है, सागर के पहले ही। चलिए, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो इसमें से ऐसी क्या चीज है जो कैबिनेट मंत्री में शामिल नहीं है? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। किसमें शामिल नहीं है? माफ कीजिएगा, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। तो मंत्री परिषद में सचिव शामिल नहीं होते भाई, कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल होते हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री शामिल होते हैं। कौन शामिल नहीं होता? कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होते हैं। ठीक, बहुत सही। मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो मंत्री परिषद में कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता
किस राज्य में लागू है? सबके लिए समान कानून, स्त्री पुरुष या किसी भी धर्म का हो तो आपको बताना होगा समान नागरिक संहिता। बहुत ही चर्चित और जबरदस्त क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो बहुत सही जवाब है कहां? गोवा में। कहां लागू है समान नागरिक संहिता? तो समान नागरिक संहिता लागू है किस राज्य में? गोवा में। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होता है। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान भी है। समान सिविल संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन है, एकदम हल्का फुल्का है और आप सभी का आंसर बहुत ही सटीक, बहुत शानदार, बहुत जल्दी मेरे पास आना चाहिए। मैं आप सभी को पुनः बता देना चाहता हूं साथियों, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सब लोगों तक तो पहुंचे यह सेशन ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ भी हो सके। तो अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? यानी प्रश्न पूछने का मतलब है कि 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे, वह कौन से हैं? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। कौन सा शब्द शामिल नहीं था? अखंडता शब्द शामिल नहीं था। देखिए 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, चलिए ये 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यह भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से बता दीजिए साथियों कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, अब्दुल लतीफ, बदायूं या ईश्वरदास? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जल्दी से बताएं, किसने किया था? बदायूं ने किया था। किसने? बदायूं ने। चलिए आइए थोड़ा सा बदायूं के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, बहुत हल्का फुल्का। अकबर के कहने पर बदायूं ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। इस कार्य को पूर्ण करने में उसे 4 वर्षों का समय लगा। 1974 में, माफ कीजिएगा, 1574 में अकबर ने इन्हें अपने दरबार में इस्लाम धर्म के अधिकारी और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था, जहां उन्होंने अपने जीवन के लिए अनेक वर्ष व्यतीत किए। चलिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से, महापद्मनंद से या अशोक से? जल्दी से बताएं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके लिए या किस लिए प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त। किस लिए? समुद्रगुप्त के लिए। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त यानी 335 से 375 ईसा पूर्व के शासन के विषय में सूचना प्राप्त होती है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया था। किसने? अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ? जल्दी से बताइए। करंट से संबंधित क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि एनआरसी का मुद्दा लगातार देश में बना रहा, हालांकि कोविड के समय नहीं, लेकिन कोविड के पहले लगातार एनआरसी की बातें होती रही हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनआरसी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ?
तो किस राज्य में लागू हुआ था? असम में लागू हुआ था। कहां? असम में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। चलिए भैया, हाल ही में किस देश के सबसे कम उम्र के जज बने हैं? ऐसा वह कौन सा व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र का जज बना है देश के अंदर? अरविंद दुबे, ओम प्रकाश चौरसिया, मयंक प्रताप सिंह या उज्जवल सेठ? तो सबसे कम उम्र का जज बनना, जल्दी से बताइए, सबसे कम उम्र का जज कौन बना? बहुत सही साथियों, किसने बना? मयंक प्रताप सिंह जी सबसे कम उम्र के जज बने हैं। अरे थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं, कितने उम्र के बने हैं। चलिए, क्या है, जयपुर के मयंक प्रताप सिंह ने 21 साल 10 महीने 9 दिन की उम्र में राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा पहले ही प्रयास में पास किया है। जबकि सेवा परीक्षा पहले ही प्रयास में पास किया है, ठीक। जबकि सबसे कम उम्र 18 वर्ष में और सबसे ज्यादा उम्र 95 वर्ष में वकालत करने का रिकॉर्ड देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी के नाम है। आप लोगों ने राम जेठमलानी का नाम सुना होगा, जो देश के जाने माने वकील हैं। सबसे कम, उनका निधन भी हुआ हाल ही में, पिछले साल। सबसे कम उम्र में उन्होंने वकालत शुरू की थी, कितने? 18 वर्ष में। सबसे देर तक किया 95 वर्ष तक, जिनका 8 सितंबर 2019 को निधन हुआ था। राजस्थान राजधानी कहां है? जयपुर है, पिंक सिटी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राज्यपाल कलराज मिश्रा, कल्याण सिंह का स्थान लिया है। सारी चीजें आपके सामने। चलिए आइए थोड़ा कंप्यूटर के प्रश्नों को देखते हैं। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 43। वेब ब्राउजर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्रेस्ड HTML कोड, डीकंपाइल कोड, इंटरप्रेट HTML कोड या कंपाइल HTML कोड? तो वेब ब्राउजर का कार्य क्या है? कार्य नहीं पूछ रहा है, मुख्य कार्य क्या है बताइए। क्या है? इंटरप्रेट HTML कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट किस श्रेणी में आता है? फ्लिपकार्ट किस श्रेणी में आता है? V2G, C2C, B2C या B2B? जल्दी से बताइए, फ्लिपकार्ट किस श्रेणी में आता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किसमें आता है? B2C में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। बहुत सारे साथियों, आप लोग एक बार शेयर करेंगे। ATM का संक्षिप्त रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मैकेनिज्म, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मैकेनिज्म? तो जो ATM होता है उसका पूरा नाम क्या है? सबको पता होना चाहिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा? उच्चतम लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है कि मेल, अगर 1000 मेल पर फीमेल की संख्या 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। और भारत का कितना है? 943। तो सबसे ज्यादा इसमें से कौन है? तमिलनाडु। क्या? तमिलनाडु। चलिए ये देख लेते हैं। तमिलनाडु, सही बात। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताइए। 1852, 1872, 1881 या 1952? बहुत सही और शानदार क्वेश्चन है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। कब हुई? 1872 में। दशकीय जनगणना कब से की गई, या नियमित जनगणना की शुरुआत कब से की गई? दशकीय या नियमित जनगणना की शुरुआत, दशकीय या नियमित जनगणना की शुरुआत की गई 1881 से।
बहुत सही साथियों, एक बार शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहां स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या कटक? बहुत शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहां स्थित है? जल्दी से बताइए। बहुत सही, कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। जबरदस्त साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। और मैं आप सभी को पुनः एक बार बताना चाहता हूं कि प्रत्येक शाम 8 बजे आपके बीच में जीके जीएस का बेस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बताइए, भारत में चावल का कटोरा कहां है या किसे कहा जाता है? सिंधु गंगा के मैदान को, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, उत्तरी पूर्वी संभाग को या तमिलनाडु को? चावल का कटोरा, जहां चावल सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वह स्थान क्या है? तो वह स्थान है सिंधु गंगा का मैदान। क्या है? सिंधु गंगा का मैदान। चलिए आइए हम लोग आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का धमाकेदार क्वेश्चन। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बेंगलोर, सासाराम बिहार, सोलन हिमाचल प्रदेश या नई दिल्ली? तो जल्दी से शानदार क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां स्थित है। क्या भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बहुत ही धमाकेदार, जबरदस्त और सुपर क्वेश्चन है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय सोलन में स्थित है। कहां? सोलन हिमाचल प्रदेश। चलिए साथियों, ये बहुत ही शानदार, धमाकेदार, जबरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में हमने प्रोवाइड कराए। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर रहा, क्योंकि इसके अंतर्गत हम हर सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में उपस्थित होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट, कंप्यूटर, सारे प्रश्नों को सॉल्व कराए जाते हैं और आपके ज्ञान की परख होती है और अपने आप को चेक करते हैं कि आप किस पोजीशन पे हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।